मेरे प्यारे बच्चों, सभी कैसे हो? सब अच्छे हो बच्चे? तो विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब सेफ होंगे, अच्छे से होंगे। आपके यहाँ पर बारिश हो रही है, कैसा है? आप सब सेफ हो? ओके बेटा, तो ठीक है, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, जो है जंतुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, है ना? उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए आज के क्लास को भी हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो बच्चे, आज का सुविचार है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी, या हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। डिफीट इज अ लेसन दैट विल गिव यू अ चांस टू बिकम बेटर। है ना? जब भी हमें कोई हार होती है, जब भी हमें कोई असफलता प्राप्त होती है, तो उसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें उसमें से बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं। और उन लेसन्स को सीखते हुए, उन उस हार के सबक को सीखते हुए हम क्या कर सकते हैं बेटा? हमारे आने वाले जीवन को, हमारे आने वाले भविष्य में हम उन गलतियों को न दोहरा कर क्या कर सकते हैं? हम लोग बहुत ही अच्छा बन सकते हैं, बहुत बेहतर बन सकते हैं। तो हार से कभी आप नहीं डरेंगे, ठीक है? क्योंकि हार या असफलता जो है वो एक बहुत बड़ी सबक होती है, जो हमें किसका मौका देती है? बेटर बनने का, बेहतर बनने का मौका देती है। तो बच्चे, आज के इसी सुविचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की कक्षा में, पिछली क्लास में आपने क्या क्या पढ़ाई की थी? क्या क्या पढ़ा था बच्चों हमने? बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, हमने जंतुओं में जनन के बारे में बात की थी, है ना? जिसमें कि हमने पढ़ा था लैंगिक जनन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग? लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे। जिसमें कि हमने देखा कि दो प्रकार के युग्मक, है ना, सॉरी, दो प्रकार के जो युग्मक होते हैं, यानी कि गेमीट्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेल एंड फीमेल गेमीट्स का पार्टिसिपेशन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना? तो नर युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का क्या होता है? जब संलयन होता है तो वहां पर बनता है युग्मनज। यानी कि मेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल, फीमेल गैमेट का जब संलयन होता है, फ्यूजन होता है, तो वहां पर युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। ओके। तो जाइगोट क्या है? इन दोनों का जो संलयन के फलस्वरूप जो बना, उसको हम, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं बेटा? युग्मनज कहते हैं। ठीक है। फिर आपने देखा कि जो फर्टिलाइजेशन है, यानी कि जो संलयन है ना, वो फर्टिलाइजेशन जो है दो प्रकार के होते हैं। यानी कि निषेचन जो होता है, से हम निषेचन कहते हैं, जो संलयन होता है। तो निषेचन के बारे में हमने क्या पढ़ा था बच्चे? कि निषेचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो आंतरिक निषेचन और दूसरा है, एक है आंतरिक निषेचन तथा दूसरा है बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन जिसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और बाह्य निषेचन जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके। अब बच्चे, बाह्य निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, ये सब हमने बहुत ही डिटेल में पिछले क्लास में पढ़ा था। पढ़ा था कि नहीं, आपको याद है? ओके, जरा क्विक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो निषेचन क्या है? आ, तो निषेचन जो है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना? जिसमें क्या होता है?
जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है, इन कांटेक्ट, है ना, जब स्पर्म्स जो है अंडाणु के ओवम के कांटेक्ट में आता है, तो इनमें से एक शुक्राणु जो है, बहुत सारे शुक्राणु होते हैं जिसमें से कि एक शुक्राणु क्या करता है, अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, यानी कि उसके साथ जो है फ्यूजन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, है ना। तो इसका संलयित होना क्या होता है, ये प्रक्रिया कहलाती है। शुक्राणु और अंडाणु का ये संलयन निषेचन कहलाता है। तो ये भी आपको क्लियर है कि जो शुक्राणु और अंडाणु है उनका जो संलयन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन, अथवा क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो निषेचन के समय क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। तो आपको पता है कि दोनों में न्यूक्लियस होते हैं, दोनों में केंद्रक होते हैं, जो अंडाणु होता है उसमें भी एक न्यूक्लियस होता है, और जो हमारा स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है, उसमें भी एक न्यूक्लियस होता है। अब जब ये संलयित हो जाते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो जो केंद्रक है उनका संलयन हो गया है, यानी कि दो जो न्यूक्लियस है उनका संलयन हो गया है। तो जो जाइगोट बनता है ना, यानी कि निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है या युग्मनज का जो निर्माण होता है, उसको जिसे हम जाइगोट कहते हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, दो केंद्रक होते हैं। अब आपके दिमाग में ये डाउट पहले रहा होगा कि ये दो केंद्रक कहाँ से आए, अब क्लियर हो गया है सबको कि एक केंद्रक जो है मादा युग्मक से, यानी कि हमारी जो ओवम होती है, यानी कि जो अंडा, आई एम सॉरी, जो अंड होता है उसमें से आता है, और दूसरा जो है शुक्राणु से आता है ना। तो इस तरह से जाइगोट में कितने न्यूक्लियस होते हैं बेटा, कितने जो है केंद्रक होते हैं, दो होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद हमने एक बात की थी कि ये जो निषेचन होता है आंतरिक होता है और जो है बाह्य भी होता है। आंतरिक निषेचन क्या होता है बच्चे, जो माँ के शरीर के अंदर होता है, कहाँ पर होता है, माँ के शरीर के अंदर जो निषेचन होता है उसे को हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन जो है कुछ जीवों में होता है, जिसको जिसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया जो होती है वो कहाँ पर होता है, बाहर होता है। कहाँ, कौन से बाहर, किसके शरीर के बाहर, मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। ओके। तो इन जंतुओं में जो है ज्यादातर निषेचन कहाँ होता है बेटा, जल में होता है, वाटर में जो है फर्टिलाइजेशन इनका होता है। अब वसंत ऋतु और वर्षा ऋतु की बात की थी मैंने आपसे। तो जहां पर मेंढक और जो टोड होते हैं वो पोखरों में, तालाबों में और मंद गति से बहने वाली झरनों की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं वे उस तरफ, इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उनको क्या करना होता है, वहां पर उनको अंडा जो है, जो माँ जो है वो अंडा विसर्जित कर देती है, और जो नर होता है वो क्या करता है, शुक्राणु का विसर्जन करता है। ओके। यानी कि जब नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो आपको पता है बेटा, पानी में वो फर्टिलाइजेशन होने वाला है तो वो कहाँ जाते हैं, पानी की तरफ जाते हैं, वो चाहे पोखर हो, तालाब हो, या फिर अन्य जो छोटे छोटे पानी के सोर्सेस हो। तो मादा क्या करती है, वहां पर सैकड़ों अंडे देती है। कितने अंडे देती है, सैकड़ों अंडे देती है। अब मुर्गी के अंडे की तरह, यह भी आपको बताया था कि मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे में कवच नहीं होता है, उसमें शेल्स नहीं होते हैं, तथा वो क्या होता है बेटा, बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या नहीं होता, उनके ऊपर शेल नहीं होता, जिस तरह से मुर्गी या बतख के अंडे में होता है। तो क्या है, वहां पर जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। और मादा जैसे ही अंडे देती है तो वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए वहां पर, मादा का जो मादा जो अंडे देती है उसी समय पर नर क्या करता है, उस पर शुक्राणु छोड़ देते हैं, या जो शुक्राणु है उसका विसर्जन वहां पर होता है, ठीक है। तो प्रत्येक शुक्राणु क्या करता है, आपको पता है शुक्राणु कैसे होते हैं, शुक्राणु जो है मूव कर सकते हैं। तो प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं,
और क्या करते हैं, जैसे ही वे अंडे के पास आते हैं, शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप वहां पर क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पर, फर्टिलाइजेशन अथवा निषेचन हो जाता है। तो इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा के शरीर के बाहर जो होता है संलयन होता है या निषेचन होता है, उसी को हम बाह्य निषेचन अथवा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बेटा ज्यादातर ये जो इस तरह के जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो कहाँ पर आप देख सकते हैं, जलीय प्राणियों में, मछलियों में, स्टारफिश में, मेंढकों में, इन सभी में जो है आप इस तरह के फर्टिलाइजेशन को देख सकते हैं, यानी कि बाह्य निषेचन को आप देख सकते हैं। तो आई होप जो निषेचन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया है ना। अब बच्चे हम बात करते हैं, जब, चलिए ये तो हो गया, निषेचन हो गया, अब क्या होने वाला है। अब क्या होने वाला है, अब देखो, आपके मन में एक डाउट है, आपके पुस्तक में जो बूझो है उसको भी ये डाउट है। वो ये सोच रहा है कि किस प्रकार से जो एकल कोशिका एक बड़े जीव में परिवर्तित होता है। क्या डाउट है उसका, कि जो एकल कोशिक की ये जो एक जो सेल है ना, जो सेल है, यानी कि जो कोशिका है वो उसमें कितनी कोशिका है बेटा, वो सिंगल सेल है, यूनिसेल्युलर है ना। तो इसे हम कहते हैं एकल कोशिका। तो ये एकल कोशिका किस प्रकार से बड़ा जीव बनता है, आपके मन में भी ये डाउट है, बड़ा जीव बनता है। ओके, तो बेटा निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनता है, जो जाइगोट बनता है, वो विकसित होकर क्या हो जाता है, उसमें विकास होकर किसका निर्माण करता है, किसमें बदल जाता है, भ्रूण में परिवर्तित होता है। ये विकास होकर युग्मनज जो है उसको विकास हो जाता है उसमें, और किसका निर्माण होता है वहां पर, भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण में परिवर्तित होता है, विकसित होता है। ओके, तो ये जो भ्रूण है ये क्या है बेटा, ये जो जाइगोट है यानी कि युग्मनज है, ये डेवलप होकर बनता है, जिसको हम अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई है सभी को, बताइए अगर क्लियर है तो, है ना। उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है, विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। ओके, चलिए अब आपको कुछ चित्र दिखाती हूं और उसके माध्यम से आपको बाकी जो प्रोसेस होता है इसमें वो सब समझाती हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज जो बनता है ना, युग्मनज जो बनता है उसी के उसको उसका जो विकास होता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, किसमें परिवर्तित होता है, भ्रूण में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो युग्मनज जो है, देखो बेटा यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर ये क्या है, ये अंडाशय है ना। और जब ये अंडे को क्या कर देती है, उत्सर्जित करती है ना, अंडोत्सर्ग जो होता है यहां पर जाती है और सीधे ये जो ट्यूब है आपकी अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी में जैसे ही ये जो है ओवम जो है पहुंचता है, तो वहां पर क्या होता है, स्पर्म्स आकर यहाँ पर एक स्पर्म के साथ, एक शुक्राणु के साथ इसका निषेचन हो जाता है। अब जब निषेचन यहां पर होता है अंडवाहिनी में, जब शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप आप यहां पे देख सकते हो युग्मनज बना, जाइगोट का निर्माण। ठीक है, देखा आपने। उसके बाद देखो बेटा ये क्या होता है, ये जो दो सेल्स होते हैं ना इसके, यानी कि दो न्यूक्लियस हैं, देख रहे हो आप लोग, ये धीरे 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 करते करते ये क्या किस में बदल जाता है, देखो ये सेल्स जो है डिवाइड करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, 2 से 4, 4 से 6, ऐसे ऐसे करके डिवाइड करते रहते हैं। और
ये कोशिकाओं से क्या हो जाते हैं, जो है कोशिकाएं समूहीकृत होने लगते हैं, यानी कि एक्यूमुलेट होने लगते हैं। देखा आपने यहाँ पे, देख रहे हो आप लोग। तथा क्या होता है, विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो युग्मनज है वो लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इसमें बहुत सारे कोशिकाएं हैं और ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है ये जो कोशिकाएं होती है ना बेटा, ये विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित होती है। जो कोशिकाएं हैं वो क्या करेंगी, डिवाइड करते जाएंगे और ऊतकों में जो सेल्स है वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, टिश्यूज बन जाएंगे। बहुत सारे सेल्स जब बन मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। और क्या होता है, और एक एक अंगों का ये निर्माण करने, यानी कि एक एक अंगों में परिवर्तित होने लगती है। अब इस विकसित हुई संरचना को क्या कहा जाता है बेटा, आपको पता है, इसी को भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया सबको। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो कहा जाता है। फिर क्या होता है, जब ये भ्रूण बन जाता है वो धीरे धीरे करके किसकी तरफ बढ़ता है, गर्भाशय की तरफ, यानी कि यूट्रस की तरफ आता है। हम्म तो यहां पर जो दीवारें होती है, यानी कि जो गर्भाशय में जो दीवार होती है, ये इसमें रोपित हो जाती है, यानी कि इसके दीवारों के साथ, इनके सेल्स के साथ क्या हो जाता है बेटा, ये अटैच्ड हो जाती है। ओके, और ये क्या हो जाती है, वॉल्स ऑफ द यूट्रस में जाकर वहां पर इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर रोपित हो जाते हैं और यहाँ पर विकसित होने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर विकसित भ्रूण, विकसित होता भ्रूण को दिखाया गया है। ये गर्भाशय भित्ति दिखाई गई है, यानी कि वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का वॉल है, इसके साथ ये क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, रोपित हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है बच्चे, भ्रूण का विकास होने लगता है। क्या होता है, भ्रूण का विकास होने लगता है। अब देखो, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। क्या होता है वहां पर, गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। तो क्या होता है वहां पर विकास के तौर पर, क्या हो डेवलपमेंट के तौर पर क्या क्या होता है बच्चे, वहां पर बता सकते हैं आप लोग। देखो बच्चे, निरंतर विकास का मतलब धीरे धीरे विभिन्न अंग, शारीरिक अंग जो होते हैं ना, वो होने लगते हैं, बनने लगते हैं। जिसे जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंखें, इस तरह से भ्रूण जो है विकसित होता है। अब भ्रूण की यह अवस्था जिसमें सारे शारीरिक भागों की पहचान हो सके, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम गर्भ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, गर्भ कहते हैं, यानी कि फीटस कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है, गर्भ अथवा गर्भस्थ शिशु, अथवा उसको फीटस कहा जाता है। ठीक है, और जब गर्भ का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि फीटस का जब फुल डेवलप, कंप्लीट डेवलपमेंट जब हो जाता है, तो माँ क्या करती है, माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। किसको जन्म देती है, जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी आता है ना। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से भ्रूण में जो है वो परिवर्तन आता है। ओके, भ्रूण में परिवर्तन होकर क्या होता है बेटा, देखो भ्रूण है ना, भ्रूण जो बना उसमें परिवर्तन यानी कि विकास हो जाता है। और विकास होकर, यानी कि निरंतर विकास होता रहता है। और क्या होता है बेटा, ये गर्भाशय में रोपित हो जाता है ना। कहाँ पर रोपित होता है बेटा, गर्भाशय में, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गर्भाशय यानी कि यूट्रस में एम्ब्रियो जो है वो रोपित हो जाता है। कहाँ से, उस कहाँ पर रोपित होता है, उसके वॉल में, उसकी भित्ति में जो है, जो एम्ब्रियो है, ये जो भ्रूण है वो रोपित होता है। ठीक है, उसके बाद वहां से फिर विकास होता है, निरंतर कंटिन्यूस जो है उसका ग्रोथ चलता रहता है या डेवलपमेंट चलता रहता है। क्या होता है, धीरे धीरे शारीरिक अंग बनने लगते हैं। ठीक है, शारीरिक अंग, यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना हमारे शरीर में,
सारे ऑर्गन्स बनते हैं, हाथ बनता है, पैर बनता है, आंखें बनती है, ये सभी पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। और जब भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान होती है, यानी कि पहले तो ये पहचान नहीं होती कि ये हाथ है या पैर है या नाक है, कान है, कुछ नहीं। ओके, बस एक मांस का एक रूप होता है। लेकिन जब भ्रूण जो है पूरी तरह से विकसित होकर पूरे शारीरिक अंग का जो निर्माण करता है, यानी कि पूरा बनता है, तो जब विकसित हुए, यानी कि पूरे शारीरिक भागों की पहचान हो सके, तो उसी को क्या कहा जाता है? गर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उसको गर्भ कहा जाता है, या उसको हम फीटस कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? हम फीटस कहते हैं। ठीक है, ये रहा फीटस। ओके, अब क्या होता है? जब गर्भ का पूर्ण विकास जब हो जाता है, तो माँ क्या करती है? नवजात शिशु को जन्म देती है। नवजात शिशु, नवजात शिशु को, ठीक है, जन्म देती है। तो ये जो नवजात शिशु होता है, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो है सारे अंग जो है विकसित होते हैं, नाक, कान, मुंह, हर भाग जो है पूरी तरह से वेल डिफाइंड होते हैं। ओके, लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि जब ये जो विकसित हो रहे होते हैं सेल्स जो है, यानी कि भ्रूण के, तो कई कई बार ऐसा होता है, ये जब पूर्ण रूप से कई कई अंग जो है विकसित नहीं हो पाते, तो आपने देखा होगा कई बच्चे जो है जन्म लेते समय उनको कुछ ना कुछ दिव्यांगताएं आ जाती हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है, यानी कि लैंगिक जनन में हमने देखा किस प्रकार से भ्रूण में परिवर्तन होकर एक नवजात शिशु को माँ जो है वो जन्म देती है। ओके, चलिए बेटा, अब जो है हमने देखा है कि कई बार क्या होता है कि जो है कई बार नहीं, हमें पता है जो मुर्गी होती है या बतख होती है, उसमें भी जो है निषेचन क्या होता है बच्चे? निषेचन जो है आंतरिक होता है। परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? तो आपने देखा है बेटा, कुछ पक्षियां, है ना, कुछ जीव जो होते हैं उनका निषेचन तो क्या हो रहा होता है? आंतरिक होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन आपने कभी किसी मुर्गी को बच्चे को जन्म देते देखा है? या फिर किसी बतख को बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? या किसी चिड़िया को आपने बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? देखा है किसी ने? नहीं देखा ना? ओके, तो हम जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है ना? क्या नहीं करती है मुर्गी? मुर्गी बच्चों को जो है जन्म नहीं देती है ना? तो क्या होता है वहां पर? तब चूजे कहाँ से जन्म लेते हैं? चूजे कहाँ से आते हैं? आप तो जानते होंगे इस चीज को, है ना? तो बेटा क्या है इसका प्रोसेस, देखते हैं। तो देखो यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन मुर्गी के बारे में बता रही हूं मैं आपको, उसके फौरन बाद ही युग्मनज जो है लगातार विभाजित होता रहता है। जैसे कि हमने मनुष्य के जो है एग्जाम्पल में आपने देखा कि युग्मनज जो है, जाइगोट जो है, लगातार जो है डेवलपमेंट उसका होता रहता है कि नहीं? और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता है। क्या होता है यहाँ पर? अंडवाहिनी आपको दिखाई पड़ रही है, देखो यहाँ पर अंडवाहिनी में जो है नीचे की ओर ये बढ़ता रहता है। ठीक है, मुर्गी का केस बता रही हूं मैं आपको। अब नीचे बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता है, क्या होता है? नीचे की तरफ जाइगोट जो है जब रिपीटेडली डिवाइड होता है एंड इट ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, ठीक है, यानी कि ओविडक्ट से नीचे की तरफ ये बढ़ता है, तो मुर्गी के अंडे पर जो है आप देख सकते हैं एक कठोर कवच देखा होगा आपने, है ना? एक शेल, हार्ड शेल देखा होगा आपने। मुर्गी के अंडे को पता है ना, आपने देखा है ना सभी ने? ओके, तो एक कठोर कवच बन जाता है, जो है एक सुरक्षित परत होती है उनकी। क्या होती है बेटा? सुरक्षित कवच। ठीक है, तो कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद जब ये देखो ओविडक्ट से नीचे आता है, और वहां पर क्या होता है? जब जो मुर्गी का अंडा होता है उसमें पूरी तरह से जब कठोर कवच जो है बन जाता है, उसके बाद क्या करती है मुर्गी? अंडे का निर्मोचन करती है। ठीक है, क्या करती है?
After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays egg. ओके, तो क्या करती है वो अंडे को निर्मोचित करती है, आपको ये पता होगा। अब देखो, चूजा बनने में, अब अंडा तो बन गया है ना, चूजा बनने में लगभग कितना समय लगता है? 3 हफ्ते, 3 वीक्स का टाइम जो है इसमें लग जाता है। तो बच्चे आपने देखा होगा, जो मुर्गे होते हैं, जो सॉरी मुर्गियां होती हैं, वो क्या करती हैं? वो ऊष्मायन के लिए, यानी कि अपने अंडों के ऊपर बैठते हुए देखा है आपने? देखा है, यानी कि जो एग्स होते हैं उनको प्रॉपर वार्मथ देने के लिए, सफिशिएंट वार्मथ देने के लिए या गर्मी देने के लिए मुर्गियां क्या करती हैं बेटा? उनके ऊपर बैठती है ना, अंडों के ऊपर बैठती है। अब ये क्यों बैठती है इस तरह से? देखो, उस जब वो बैठती है, पूरी गर्मी अपने शरीर की वो अंडों को देती है, तो वहां पर क्या होता है? उस शेल के अंदर चूजों का पूर्ण रूप से विकास होता है। ठीक है, क्या होता है वहां पर? जब प्रॉपर गर्मी, यानी कि पूरा वार्मथ उनको मिलता है, पूरा अच्छा एक टेम्परेचर उन जो अंडों को मिल जाता है, तो क्या होता है बेटा? वो जो एम्ब्रियो होता है वो धीरे 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 डेवलप होकर किस में बनता है, किस में विकसित हो जाता है? चूजों में, है ना, चिक्स में बदल जाते हैं। तो देखो, चूजों के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद क्या होता है? कवच के प्रस्फुटन के बाद क्या कर देते हैं? ये चिक जो है कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, और इट बर्स्ट ओपन द एग शेल, है ना, यानी कि एग शेल को क्या कर देता है? वो तोड़ देते हैं, तोड़ के बाहर क्या करते हैं? बाहर प्यारे प्यारे से चूजे बाहर निकलते हैं, है ना, है कि नहीं? देखा है ना आपने? तो इस तरह से जो है मुर्गी में जो है बाह्य निषेचन, सॉरी आंतरिक निषेचन होने के बावजूद भी क्या होता है? वे हमारी तरह या अन्य जीवों की तरह क्या नहीं करते? बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, है ना। तो ये क्या क्या प्रक्रिया चली इसमें यहाँ पर? निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है, और क्या होता है? अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है, और वहां पर क्या होता है? नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है, यानी कि वो जो शेल होता है वो बढ़ता जाता है, यानी कि वो बनती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी जो है एक ऐसी सुरक्षित परत होती है जो उसके अंदर के एम्ब्रियो को सुरक्षित रखता है। अब कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी क्या करती है? अंडे को क्या करती है? निर्मोचित करती है, अंडे का निर्मोचन होता है। और चूजा बनने के लिए समय कितना बताया है आपको? 3 सप्ताह का समय होता है। तो आप कितने डेज होते हैं 3 सप्ताह में, आप सोच के बताइएगा मुझे, ठीक है, बताना। तो चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद क्या होता है? कवच का प्रस्फुटन होता है, और बाद में चूजा जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि बाह्य, सॉरी आंतरिक निषेचन होने के बाद भी कुछ जीवों में जो है क्या होता है? भ्रूण का जो परिवर्तन होता है वो बाहर होता है। ठीक है, यानी कि माँ के शरीर के बाहर होता है, लेकिन माँ की आवश्यकता वहां पर इसीलिए पड़ती है क्योंकि उसको पूर्ण रूप से गर्मी चाहिए, यानी कि वार्मथ चाहिए, तभी वो चूजों में बदल जाते हैं। तो आजकल जो है बहुत सारे इंक्यूबेटर्स भी है ना, आपने देखे होंगे। कई कई लोगों ने अगर जो चिकन फार्म से फार्म वगैरह विजिट किया है किसी ने, तो आपने देखा होगा कि इंक्यूबेटर्स का उपयोग करते हैं, जिससे कि अंडों को क्या दिया जाता है? प्रॉपर गर्मी दी जाती है, जिससे कि वो चूजों में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, अब देखो, एक और बात आपको मैं बता देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है, बाह्य निषेचन वाले जो जंतुए होते हैं उनका पूर्ण विशा सॉरी विकास जो है मादा के शरीर के बाहर ही होता है, और भ्रूण जो है अंडावरण के अंदर जो है विकसित होता है। और भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर क्या हो जाता है बेटे? वो जो क्या हो जाता है? अंडोजुत्पत्ति होती है। तो आपने बच्चे तालाब या झरने वगैरह में टैडपोल्स को तैरते हुए देखा है? टैडपोल्स जानते हैं आप लोग? ऐसा मछली जैसी चीजें होती है, छोटे छोटे से जीव होते हैं, लेकिन वो मछली नहीं होते, है ना, उनको हम टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम टैडपोल कहते हैं। वो इस तरह से क्या करते हैं? जो है बहते रहते हैं, है ना।
अब देखो क्या होता है कई बार कि जो है मेंढक, छिपकली, तितली अथवा जो शलभ होते हैं, ये सब क्या करते हैं, इनका अंडों का अवलोकन करना प्रयास होता है। ठीक है। इनका जो है कई बार जो है होता है, उन कई कई बार जो होता है हम लोग उसका उनका अवलोकन करते हैं और कई बच्चे उसको करते नहीं है। हम लोग जो है हम क्या करेंगे, इनका अवलोकन आप करके देखिएगा और आप देखिएगा कि ये सभी प्राणियों के जो अंडे हैं उनका अवलोकन आप कर पाए हैं। ठीक है। और उनका चित्र भी लेने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अब देखो बच्चे, जो नवजात शिशु होते हैं, कई कई बार ऐसा होता है कि जो कई जीवों में जो है, जो नवजात शिशु होता है वो अपनी माँ की तरह नहीं होते हैं। है ना। कैसे नहीं होते, अपनी माँ की तरह नहीं होते। फिर वो कैसे होते हैं, फिर वो कैसे होते हैं बेटा। देखो जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता या मनुष्य है, जब उनका बच्चे बच्चे का जन्म होता है, जो नवजात शिशु होते हैं, उनकी उनका जो स्ट्रक्चर होता है शरीर का, वो सब हमारे जैसे ही होता है ना। है कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई जीवों में जब उनके नवजात शिशु आते हैं, वो बिल्कुल भी अपने वयस्क की तरह नहीं होते। जो एडल्ट्स होते हैं उनके, उनसे अलग दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं, उनसे अलग दिखाई पड़ते हैं। तो बच्चे, आपको पता है, आपने अगर जो है छोटे छोटे बेटा आपने पढ़ा होगा ना कि जो ये होते हैं, जो सिल्क वोम होते हैं, है ना, उनका उनका लाइफ साइकिल पढ़ा है आपने। सिल्क मॉथ का लाइफ साइकिल पढ़ा है, पिछले छोटे क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। तो उनमें देखो, उनमें जो एडल्ट होता है, जो एडल्ट यानी कि उनका जो वयस्क होता है, जो सिल्क मॉथ होता है, उसकी तरह नहीं होता उसका जो बच्चा होता है, यानी कि उसका जो शिशु होता है ना। तो रेशम के कीट में क्या होता है, देखो उसका जीवन चक्र आपको याद होगा। कैसे अंडे देती है वो, है ना। फिर क्या होता है, उसमें से लार्वा बनती है। लार्वा अथवा इसको क्या कहते हैं, इल्ली कहा जाता है ना। फिर उसको क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्यूपा में। कैसे बदल जाता है, वो प्यूपा में बदल जाता है। और प्यूपा से फिर वो क्या होती है बेटा, एक एडल्ट जो है सिल्क मॉथ बनता है। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से अंडे से जो है, जब ये एडल्ट बनता है, जब इसका जो शिशु बनता है, यानी कि जो नवजात, जो अंडे से जो निकला हुआ जो जीव है, वो कैसा है, वो बिल्कुल अलग है अपने एडल्ट से, अपने वयस्क से बिल्कुल अलग है ना। तो इसी प्रकार से जो मेंढक होते हैं ना बच्चे, मेंढकों में भी अगर आपने देखा होगा, तो मेंढकों में भी क्या होता है बेटा, मेंढकों में भी जो वयस्क होते हैं उनसे बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होते हैं उनके जो शिशु होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं। ओके। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो, जो है यहाँ पर फ्रॉक का चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है सभी को, है ना। देखा आपने। तो ये मेंढक क्या करती है, अंडे देती है, आपको पता है वो अंडे देती है। और जो है, जो नर जो टॉड्स होते हैं या फिर जो मेंढक होते हैं, वो उस पर क्या करते हैं, शुक्राणु छोड़ देते हैं, वहां पर निषेचन हो जाता है ना। उसके बाद क्या होता है, उसमें से जो निषेचित, जो अंडे से निषेचन होने के बाद उसमें से जो बच्चे निकलते हैं, वो कैसे होते हैं बेटा, वो उनके लार्वा होते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की आकृति के जो है लार्वा उनमें से निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं, टैडपोल। ओके। तो वो क्या करते हैं, वो पानी में तैरते रहते हैं, है ना। पानी में तैरते रहते हैं और मछलियों की तरह दिखते हैं, मछलियों के बच्चों की तरह दिखते हैं। तो कई कई बार जो है गलती से ये सोच लेते हैं कि ये मछली के बच्चे हैं, लेकिन वो मछली के बच्चे नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, टैडपोल, यानी कि जो हमारी फ्रॉग होती है ना, उसके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं। ठीक है। तो आरंभ में ये ऐसे होते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, थोड़ा सा और रूपांतरण इनमें आ जाता है, देख सकते हो आप लोग, है ना। तो ये टैडपोल जो है निरंतर जो है डेवलपमेंट होती रहती है इनके शरीर में, और ये रूपांतरित होकर किस में बदल जाता है बच्चे, एक एडल्ट फ्रॉग में बदल जाती है। ठीक है। तो जब ये छोटे होते हैं, देखो इनका एक पूंछ होता है और एक सर है और आंखें हैं, देखा आपने। और धीरे धीरे डेवलप करके ये तैरना सीखती है, तैरती रहती है, डेवलपमेंट होता रहता है उनके शरीर में।
तो धीरे धीरे से इनके लिम्स फॉर्म होते हैं, हाथ पैर फॉर्म हो जाते हैं, इनकी पूंछ जो है वहां से कट जाती है, और क्या हो जाता है, ये बड़े से एडल्ट एक फ्रॉग में बदल जाते हैं। और ये जो है, इस तरह का जो रूपांतरण होता है, जो अडल्ट बन जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आराम से तैर भी सकते हैं और उछल कूद भी कर सकते हैं। तो कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण जो होता है, उसको हम कहते हैं कायांतरण। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? कायांतरण। ठीक है। कायांतरण क्या है? जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस अथवा कायांतरण। यानी कि बिल्कुल भी अपने एडल्ट की तरह ना दिखकर, जो जीव होते हैं जो अंडे देते हैं, जो जिनका बाह्य निषेचन होता है, वो क्या होता है, वो लोग बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं? रूपांतरित होते रहते हैं और बिल्कुल अपने वयस्क से अलग दिखते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे, जैसे कि मैंने आपको फ्रॉग का एग्जाम्पल बताया, उसी तरह से जो रूपांतरण होता है जो बच्चों में से बड़ों तक, मॉर्फोसिस, ठीक है, उसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। तो इस तरह से जो चेंजेस आते हैं, जो न्यूबॉर्न, जो लार्वा होती है, लार्वा से जो एडल्ट बनने का जो स्टेज होता है, उसी को हम कहते हैं कायांतरण। कायांतरण अथवा मेटामॉर्फोसिस, यानी कि लार्वा से एडल्ट बनना। लार्वा से एडल्ट बनना, जिसमें कि आपको दो एग्जाम्पल्स मैंने बताया, सिल्कवॉर्म के बारे में, है ना, रेशम कीट के बारे में, तथा फ्रॉग के बारे में। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे जब भी आप इस टर्म को सुनेंगे, मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? ये सभी को क्लियर हो गया बेटा? ओके। ये क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके। चलिए, अब देखो, हमें पता है कि कुछ जीव जो होते हैं वो अंडे देते हैं, और कुछ जीव जो होते हैं क्या करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। अब तक के एग्जाम्पल से आपने सीख लिया होगा कि कुछ जीव क्या करते हैं, एग ले करते हैं, और कुछ जीव जो है अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो उसी के बारे में अगला टॉपिक है हमारा, क्या है, जरायुज। जरायुज एवं अंडप्रजक, अंडप्रजक जीव। ठीक है। क्या है? जरायुज एवं अंडप्रजक जीव। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बेटा? इनको कहा जाता है वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स। वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स। ओके। तब ये क्या होते हैं, जो ओवी पैरस होते हैं या वीवी पैरस होते हैं या जरायुज या अंडयुज, किनको कहा जाता है? तो बेटा, जो जंतु क्या करता है, सीधे सीधे शिशु को जन्म देता है। ठीक है। वो जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जरायुज जंतु कहते हैं। तो या विवी पैरस एनिमल्स कहते हैं। क्या कहा मैंने? वह जंतु, वह जंतु जो क्या करते हैं, सीधे ही, यानी कि निषेचन होने के बाद सीधे ही शिशु को, शिशु को जन्म देते हैं। उन्हीं को हम जरायुज जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम? जरायुज जंतु। यानी कि द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड वीवी पैरस ऑर्गेनिजम्स और वीवी पैरस एनिमल्स। ओके। अब दूसरा क्या है, ये ओवी पैरस है, यानी कि अंड प्रजक जंतु, है ना। अंड प्रजक जंतु क्या है बेटा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अंड प्रजक जंतु आप समझ सकते हैं क्या है, अंड प्रजक बोला गया है यहाँ पर, है ना, ओवी पैरस कहा गया है। तो ये कैसे जीव होते हैं बताइए?
बिल्कुल बढ़िया। वे जंतु जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं। ओके, वो जंतु जो अंडे देते हैं, दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवीपैरस एनिमल्स, ओवीपैरस ऑर्गेनिजम्स। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? अब कुछ एग्जाम्पल्स भी आप इसमें बोल सकते हो। एग्जाम्पल्स बताइए आप लोग, कुछ ऐसे जीव जो क्या करते हैं बेटा, एग देते हैं, और कुछ जो है एग्स नहीं देते हैं। बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। जरायुज जो है क्या है? जैसे कि मनुष्य, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्लियां वगैरह किस में आते हैं बेटा? विविपैरस ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जरायुज ऑर्गेनिजम्स हैं जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं। और अंड प्रजक जीव के एग्जाम्पल्स बताइए कुछ। बताइए। हाँ, मुर्गी, बतख, सांप, सर्प, है ना? और क्या है? और भी बहुत सारे जीव है जो क्या करते हैं, जो अंडे देते हैं। और अंडों में से फिर क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है, और जो है एक बच्चे को, यानी कि उनका जो शिशु होता है वो जन्म लेता है। तो आप समझ गए बेटा? तो आपको एग्जाम्पल्स में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन विविपैरस एंड ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स, और या फिर जरायुज और अंडप्रजक जीव के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप अच्छी तरह से बता पाएंगे। विथ एग्जाम्पल्स आपने बताने हैं। ओके। तो बच्चे इसी के साथ जो है हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा जो है लैंगिक जनन के बारे में जो है जो टॉपिक्स है वो खत्म हो गए, है ना? तो हमने देखा कि जंतुओं में जो है जनन की विधियां दो प्रकार में होती हैं। एक तो होता है लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ लिया कि लैंगिक जनन में क्या होता है। क्या होता है बेटा? वो जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। और नर जनन अंग में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, ये आपने पढ़ लिया है ना? नर जनन अंग में कौन कौन से भाग होते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? बिल्कुल बढ़िया, दो वृषण होते हैं, एक शिशन होता है, और दो शुक्राणु नलिकाएं होती है। और हमने मादा जनन अंग के बारे में भी पढ़ा है। मादा जनन अंग में क्या होता है बेटा? एक गर्भाशय होता है, दो अंडाशय होते हैं, और दो अंडवाहिनी होते हैं, है ना? और हमने जो युग्मक होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल गेमीट, उसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया कि जो मानव शुक्राणु या ह्यूमन स्पर्म होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं बेटा। उनका एक सिर होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है, एक मध्य भाग होता है, उसमें क्या होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और एक पूंछ होता है जो उसको मूव करने में सहायता करती है। उसके बाद हमने जो मानव अंडाणु है उसके बारे में भी चर्चा किया था, उसके बारे में उसके स्ट्रक्चर को भी देख लिया था। उसमें क्या क्या था, एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है ना? वो शुक्राणु से बड़ा होता है। और हमने निषेचन के बारे में भी पढ़ा, यानी कि निषेचन क्या है, जब शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, है ना? उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन दो प्रकार के हैं, आंतरिक निषेचन अथवा और बाह्य निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन जिसमें कि माँ के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन अथवा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, जो माँ के शरीर के बाहर होता है, जिसमें हमने मेंढक और मछलियों के अंडों के बारे में देखा कि किस प्रकार से वे बाहर अंडे देते हैं, और माँ और जो मादा और जो नर है वो किस प्रकार से अपने गेमीट्स वहां पर छोड़ते हैं, किस तरह से वे सैकड़ों अंडे देते हैं, और उनके सैकड़ों अंडे देने पर भी उसमें से कुछ ही निषेचित हो पाते हैं। उसका कारण क्या बताया था मैंने आपको? क्या बताया था कारण? कि वो पानी में होने के कारण पानी का जो बदलाव है, यानी कि पानी जो है कभी कभी तेज बहता है हवा के कारण, या कुछ ऐसे जीव जो उनके अंडों को खा जाती है ना? इसी वजह से उनमें से कुछ ही निषेचित हो पाते हैं। और ये सभी आपने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मेटामॉर्फोसिस के बारे में, है ना? मेटामॉर्फोसिस जिसे हम कायांतरण कहते हैं, जिसमें से लार्वा में से एडल्ट जो है डेवलप हो जाता है, जो एंटायरली डिफरेंट होता है अपने एडल्ट से, वयस्क से
डिफरेंट होता है जो लार्वा होती है उसकी। और हमने क्या पढ़ा बेटा, भ्रूण में परिवर्धन किस प्रकार से होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर वो एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, उसके बाद शिशु का जन्म होता है। और लास्ट में अभी हमने देखा कि जरायुज क्या है और अंड प्रजक जीव क्या है, वीवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स के बारे में भी हमने पूरे डिटेल में पढ़ लिया। अब बच्चे अगले क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बिल्कुल सही, अलैंगिक जनन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें, अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।